नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो सनातन पर डीएमके नेता स्टालिन के बयान पर कांग्रेस की उलझन ऐसी कि न विरोध कर सके न समर्थन। जवाब चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में देना पड़ रहा है। तो सत्ताधारी बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को बैकफुट पर बनाए रखने की। बीजेपी के हर नेता की जुबान पर सनातन है तो कांग्रेस इसे मुद्दों से भटकाने का एजेंडा बताती है। चर्चा करेंगे आज इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उदयनिधि स्टालिन के सनातन को खत्म करने के बयान से धर्म संकट में फंसी कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई। खासतौर पर मध्य प्रदेश जैसे चुनावी राज्य में जहां हर रोज उसे सफाई देनी पड़ती है। कांग्रेस के बड़े नेता भी खुद को सनातन का सबसे बड़ा पैरोकार बताते हुए बीजेपी को कोसते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है? ध्यान मोड़ना। अब सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा को बदल दो, चर्चा को बदल दो। अभी और अगले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी का एक ही खेल रहेगा, कैसे ध्यान मोड़ो। सनातन धर्म की बात करो, फलाने की बात करो। और मैं एक लाइन में एक बात कहूंगा, मैं पिछले 5 दिन से आपको यही जवाब दे रहा हूं, आपको तो याद है, पर छठे दिन फिर सनातन परंपरा और सनातन धर्म युग युगांतर से है, था, और जब मैं और आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। इधर राज्य से लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी सनातन पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी सनातन पर कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। और कुछ लोग इसी पे उंगलियां उठा रहे हैं। सनातन को डेंगू और मलेरिया पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन सनातन का ना आदि है ना अंत है, ये तो अनंत है और कोई खत्म भी नहीं कर सकता इसे। कई आए और कई चले गए, लेकिन सनातन तब भी था, सनातन आज भी है और आगे भी रहेगा। पूरा की पूरे हिंदू, कोई बोलता है कि हिंदू एड्स है, हिंदू मलेरिया है, ये बातें ये कोई शोभा देता है? हिंदू सहनशील है। यही बात अगर दूसरा धर्म का बारे में बोलता है तो सर तन जुदा ऐसा बात आ जाता था। लेकिन हम हिंदू सहनशील है, फिर भी कमलनाथ का पीछे हम लोग दौड़ रहा हूं। राहुल गांधी आने से राहुल गांधी अमर रहे, ये बोलता हूं। हमारा ये हमें सहनशील हो ना, इसका कारण हमारा हिंदू को बांटने का, हिंदू को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र खाली ऐसा ही है नहीं, ये बड़ा षड्यंत्र। सनातन पर छिड़ा सियासी संग्राम कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, जो ना उगला जाए ना निगला जाए। दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी साल में सनातन के ब्रह्मास्त्र को धार देकर चुनावी समर में वोटों का समंदर पार करने की चाहत रखती है। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एमपी में सनातन पर फिर भिड़ी सियासत। दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी हैं और आज इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम पेरोनिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है घनश्याम जी न्यूज़ 18 पर आपका। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। घनश्याम पेरोनिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा सवाल लेकर। भाई, जो विचार सनातन पर बीजेपी के हैं वही विचार कांग्रेस के भी हैं। एक बार नहीं, कई बार मंचों से, पत्रकारों के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस उन विचारों को रखती है। फिर दिक्कत कहां है, क्या परेशानी है? देखिए, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। परेशानी तो कांग्रेस को है। कांग्रेस तो समय समय पर अपने मुद्दे, अपनी नीतियां वोट के चक्कर में बदलती रहती है। इनको लगता है कि कहाँ टोपी लगा रहा है वहां टोपी लगा करके आ जाते हैं, कहाँ तिलक लगाना है कहाँ तिलक लगा लेते हैं, कहाँ कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना है। मतलब ये सब करके केवल और केवल वोट की राजनीति करने का काम ये कांग्रेस शुरू से करती आई है। और कहां इनको तुष्टीकरण करना है,
एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे तो वो कहते थे कि सबसे पहला हक अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अरे ये क्या तरीका है भाई, हिंदुस्तान सबका है, जब आप ये कहते हो तो पहले उनका अधिकार है, पहले इनका अधिकार है, ये क्या आवश्यकता है। और इसलिए कांग्रेस की संस्कृति रही है कि कैसे तो भी लोगों को हम बरकला करके वोट कैसे हासिल करें, और इसके लिए कहाँ हमको तिलक लगाना है, कहाँ हमको हनुमान का भक्त बनना है, कहाँ हमको राम का भक्त बनना है, और ये करने का काम कांग्रेस हमेशा करती है। कांग्रेस का कोई धर्म से लेना देना नहीं है, केवल वोट से लेना देना है इनका। जी, धर्म से लेना देना नहीं, वोट से लेना देना है। प्रताप भानु शर्मा जी, आप सुन रहे होंगे। दूसरा, अगर इस पर भी आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा कि भाई नीतियां चुनाव के लिहाज से आपकी बदलती हैं। एक सवाल ये भी मेरा भी कि भाई अगर वाकई सनातन पर जो बात आप कर रहे हैं, आपके नेता जो कह रहे हैं वही विचार हैं, तो डीएमके जैसा दल अभी तक आपके गठबंधन में क्यों है? देखिए प्रशांत, ये जी करुणानिधि ने ये है, और वो किसी एक सामाजिक कार्य में उसने बातचीत करते हुए उसका बयान दिया है। कोई डीएमके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ना ही किसी तरह से हमें इससे लेना देना, ना मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वो लागू हो सकता। अनावश्यक रूप से जितना बुराई या सनातन के बारे में जितनी टिप्पणी उसने नहीं करी होगी उदय करुणानिधि ने, उससे ज्यादा, उससे 1000 गुनी मध्य प्रदेश में भाजपा के लोग चिल्ला रहे हैं, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, सनातन के ऊपर बुराई डाल रहे हैं, सनातन के एक पक्के सनातनी होने का अपना ऐलान कर रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि सनातन धर्म है क्या, हिंदू धर्म की विशालता है क्या। 1883 में सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की पार्लियामेंट में कहा था, उसका जरा अनुसरण तो कर ले। ये सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकार्यता ही सनातन धर्म है, और उसको इस तरह से विवादित करना, एक उच्च आदर्श वाला जिसमें सब धर्मों का समावेश होता हो, सर्वधर्म भाव जो जिसका आदर्श हो, उस सनातन धर्म को आप विवाद में डाला रहे हो, उसको आप चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हो, राजनीतिक हथियार के रूप में उसका प्रयोग करना चाहते हो। आज कमलनाथ जी ने साफ कह दिया, हम सब सनातनी हैं, पूरा भारतवर्ष सनातन है। अब विवाद रह कहाँ गया? ये क्या धर्म के ठेकेदार हैं? ये क्या आदिगुरु शंकराचार्य जी के बयान को नहीं मानेंगे? उन्होंने कहा सनातन धर्म क्या है, सनातन और हिंदुओं को पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर चारों धाम की स्थापना करी, हिंदुओं को एकत्रित किया, एकजुट किया। ये है सनातन धर्म, जिसमें भावना है सबको समावेश करने की, जिसमें है भावना विश्व बंधुत्व की, जिसमें भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, जिसकी इनके प्रधानमंत्री आरती उतारते हैं, वही सनातन धर्म है। हम सब बाई बर्थ सनातनी हैं, इस पे कोई भानु जी नहीं लगा सकता। ठीक बात है, आपने कहा सफाई दे दी, अब विवाद रह कहाँ गया। लेकिन कांग्रेस में क्या फिर जब बात आगे बढ़ती तो बहुत सारे पुराने मसले भी आ जाते हैं, राम सेतु का मसला भी आ जाता है, राम मंदिर का मसला भी आ जाता है, और केवल डीएमके नेता की बात नहीं है, बात प्रियंक खड़गे की भी है। वो तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, उनका बयान भी नहीं, उनका बयान बिल्कुल निंदा करने वाला नहीं है, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। उसने कुछ अपनी बात कही होगी, परंतु हम यदि कोई पॉलिटिकल फोरम पे बात कर रहे हैं या मध्य प्रदेश के फोरम पे कोई डिबेट कर रहे हैं, आप हमारे मुद्दों पे बात करिए, आप ध्यान मत भटकाइए। आप कितने लोगों को रोजगार दिया, किसान की आमदनी दुगनी कहाँ हुई, आप बताइए। महंगाई का क्या असर है, पेट्रोल डीजल दुगना हो गया, रसोई गैस तिगनी हो गई। मध्य प्रदेश में 18 साल में कुछ करा नहीं शिवराज सरकार ने। अब जो मुद्दा जो किसी विषय में साउथ में या कर्नाटक, वहां पर तमिलनाडु में कह दिया, तुम्हें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। मध्य प्रदेश के लिए इर्रिलेवेंट है, सनातन धर्मियों के लिए इर्रिलेवेंट है। हम इन पे कोई मुद्दे नहीं है, इनकी सरकार कटघरे में खड़ी है, क्योंकि 18-19 सालों में कुछ नहीं कर पाए। किस मुंह से जवाब देंगे? रोज नई घोषणाएं ले रहे हैं, कर्जा लेके घी पी रहे हैं। ये इस सरकार की हालत है। शिवराज को कोई सुनने तैयार नहीं है। अब उस सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रवचन करता हो गए हैं क्या? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी,
क्या या तो कांग्रेस बहुत साफगोई से इस मसले पर अपनी बात नहीं रख पा रहे, या फिर हम ये माने कि बीजेपी के एजेंडे में फंस गई है कांग्रेस? नहीं, देखिए दोनों चीजें नहीं है प्रशांत जी। आप क्या है कि जो देश हमारा विविधताओं का देश है, हम क्या है कि उत्तर की राजनीति को दक्षिण में इम्पोज नहीं कर सकते, दक्षिण की उत्तर को में नहीं कर सकते। वहां जो विषय है, और ये कोई आज से विषय नहीं उठाया, वहां डीएमके कोई आज से ये बात नहीं करती है, कई सालों से करती हो। कई बार वो एलाइज रही है, वहां तो दक्षिण में एलाइज भी बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। वहां की राजनीति अलग है, और कांग्रेस तो कह भी चुकी है अपनी सनातन के मामले में, जितना क्लियरली अभी इस वक्त कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। क्या इससे पहले कभी इस तरह की बात करते थे? वो नहीं करते थे, वो लगातार क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन कोरस इतना ज्यादा है कि उनकी बात सुनाई नहीं पड़ रही है। उस कोरस में कांग्रेस की बात दब गई है, क्योंकि जो इस वक्त जो राजनीति है सनातन को लेकर, वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, वो राज्य की राजनीति नहीं है। इंडिया जो गठबंधन है, उसमें आपको यदि सेंधमारी करना है तो इससे अच्छा मुद्दा नहीं हो सकता। यदि एक कोई एलाइज बाहर होता है तो पूरे देश की राजनीति बदल जाती है। क्योंकि आपने देखना है बीच में शरद पवार जी को लेकर भी बात चली, फिर नीतीश कुमार जी को लेकर भी बात चल रही है, अब स्टालिन को लेकर बात चल रही है। लेकिन अभी तक आप देखिए कि जो 3 बैठकें हुई उसके इंडिया एलाइज की, उसमें कोई मतभेद सामने नहीं आए। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो इंडिया की राजनीति है वो एक अलग तरह की राजनीति है। वो दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम भारत, थोड़ा सा दिनेश जी इस पर भी रोशनी डालिएगा कि भाई पीएम आते हैं तो वो भी सनातन पर कांग्रेस को घेरते हैं, अनुराग ठाकुर आते हैं वो भी सनातन पर बोलते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं वो भी बोलते हैं, और आज हेमंत बिस्वा शर्मा भी आज सनातन पर बोले एमपी में। तो बिल्कुल प्रशांत जी, ये दक्षिण में भी जब बोलेंगे, देखिए आप कर्नाटक में क्या हुआ था, कर्नाटक में जब हनुमान जी का विषय आया था तो वहां क्या हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री बोले थे। क्या रिएक्शन था कर्नाटक के लोगों का, रिजल्ट किस तरह का आया? तो जब आप दूसरे राज्य में जहां दक्षिण से ये बात आई है, वहां जाकर जब बोलेंगे, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है? आप दक्षिण की जहां तमिलनाडु की राजनीति में देखिए, क्या वहां बहुत बड़ा इशू बन रहा है क्या सनातन? तो हम देखेंगे कि वहां उतनी बात नहीं हो रही सनातन पर जितनी उत्तर भारत में हो रही, क्योंकि ये चुनाव वाले राज्य हैं। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पर अपनी राजनीति करती है लोकसभा की, तो उसके लिए ये ग्राउंड सनातन के लिए सबसे अच्छा ग्राउंड है, वो दक्षिण भारत का ग्राउंड नहीं है। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि जिस कोरस में आवाज आ रही है, उस कोरस में कांग्रेस के पास लीडर नहीं है जो इस बात को कह सके कि वो उनका सनातन पर किस तरह का स्टैंड है, वो माइनॉरिटीज पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। आप यहां ही चलेंगे, आप SC ST में भी देखेंगे, आप अलग तरह की चीजें आपको सुनाई देंगी। बिल्कुल, चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कोरस में कहीं छुप जा रही है कांग्रेस की आवाज। घनश्याम फिरौनिया जी, जो प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई एजेंडा आप बदल रहे हैं, भाई एमपी के लोगों को सनातन से क्या लेना? भाई सनातन के मसला, चूंकि अगर साउथ में किसी ने कहा भाई उसका एमपी से क्या लेना देना, आप महंगाई पर बात नहीं करते, आप किसान पर बात नहीं करते, महंगे पेट्रोल पर बात नहीं करते। नहीं, ऐसा है। मुद्दा पैदा कौन करता है? मुद्दे पैदा क्यों करते हैं? दुखती रगों पर हाथ क्यों रखते हैं? जब आप दुखती रगों पर हाथ रखोगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया में आप कह रहे हो हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अरे भाई, आप इस प्रकार से हमारे सनातन को, हमारे धर्म को, हमारे मान बिंदुओं को अपमानित करने वालों का साथ देने का काम करते हैं। जहां आप देखिए इनके नेता उस समय भी और JNU में खड़े होते हैं, देश के विरुद्ध नारे लगाने वालों के संग में खड़े होते हैं, देश का अपमान करने वालों के संग में खड़े होते हैं, और आप कह रहे हो साहब कि वो पेट्रोल का मुद्दा क्यों नहीं है, महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं है? अरे आप सोचो ना, इनकी सरकारें रही केंद्र में और प्रदेश में, इन्होंने कौन से परिवर्तन कर दिए? 15 महीने सरकार थी, इन्होंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कौन सा कर्जा माफ किया? इन्होंने कहा था हम 2-2 लाख रुपए युवाओं को देंगे। कौन से इन्होंने 2-2 लाख रुपए दे दिए? अरे भारतीय जनता पार्टी तो, आदरणीय सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी तो राम मंदिर के मुद्दे पर ही जनाधार लेने के लिए आज थी। हम लोग, मैंने पहले भी कहा आपसे, हम तो नारा लगाते आ रहे हैं प्रारंभ से, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज कश्मीर में देखिए 370 धारा समाप्त करने का काम हमने कहा, उसको करने का पूरा किया।
और हिंदुस्तान की आबो हवा बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमने कश्मीर से लेकर के चांद तक पे तिरंगा झंडा फहराने का काम किया है। तिरंगे का अपमान करने वालों के संग में हम कभी नहीं खड़े हुए हैं। और ये जनेऊ, ये तिलक अपमान करने का काम ये जनता समझती है। और ये केवल वोट के समय में आपको ध्यान में आता है कि हमको कैसे बड़े वर्ग विशेष को बरगलाना है, कैसे इनको अपने वोटों में तब्दील करना है। और जनता इनको इनकी बातों में आने वाली नहीं है। 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मध्य प्रदेश में भी रहेगी और 24 में नरेंद्र मोदी जी के जनहितैषी कार्यों को लेकर के देखिए अभी आप कैसा G20 का कार्यक्रम हुआ, वसुधैव कुटुंबकम का मामला पूरा का पूरा पूरे विश्व के सामने आने का काम हुआ। और इससे कहीं न कहीं कांग्रेस घबरा रही है और उसका परिणाम है कि इनके नेता उल जलूल बयानबाजी करके और एक बड़े वर्ग को उद्वेलित करने का काम कर रहे हैं। चलिए, आपने G20 का जिक्र किया, लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी, मैं जन आशीर्वाद यात्रा का जिक्र करूंगा। बीजेपी कहती है कि भाई इस यात्रा से आप घबरा रहे हैं। दूसरा, आपको धर्म तब याद आता है, हिंदू तब याद आता है जब चुनाव नजदीक आते हैं। छद्म हिंदुत्व बार बार बीजेपी कहती है आपके इस इन तमाम जो आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं। प्रताप भानु जी। कटारे जी, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, चरित्र हनन करना, ये बीजेपी की फितरत है। और हमेशा धर्म को ये चुनाव के समय ले आते हैं क्योंकि इनकी सरकारें फेल हो जाती हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार तो गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 50% कमीशन की सरकार हो गई है। ये हर जगह प्रमाणित हो गया, चाहे महाकाल लोक की बात हो, चाहे कैरम बांध के बह जाने की बात हो, चाहे वो व्यापम के घोटाले की बात हो, चाहे शिवराज सिंह आज गले गले तक हो गए हैं, और चाहे मध्य प्रदेश पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो जाने की बात हो। उधार माने आप देखिए तो कितना कर्ज लेकर उधार से ये बांटे जा रहे हैं, घोषणाएं करे जा रहे हैं, जो मांगेगा वो मिलेगा। वो सिर्फ इन 3 महीने 4 महीने में 18 साल से क्या किया इसका हिसाब नहीं देंगे। 18 साल में 40 लाख लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हो पाई। आप देखिए महंगाई 4 गुनी हो गई, दुगनी बढ़ रही है। और जैसा दिनेश गुप्ता जी ने कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो इंडिया गठबंधन है इसका फितूर सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। प्रधानमंत्री भी वही बात कर रहे हैं और इसमें कैसे विवाद पैदा हो जाए इस बात के प्रयास किया जा रहा है, परंतु ऐसा होगा नहीं। 3 मीटिंगों में एक राय बनी है और ये गठबंधन इतना मजबूत हो गया है कि इनको सोने में भी, नींद में भी गठबंधन दिखता है। गठबंधन पे अटैक करेंगे, गठबंधन की बात करने लगेंगे, गठबंधन में डीएमके की बात। ये कोई ऑफिशियल रेजोल्यूशन नहीं है, कोई स्टैंड ऐसा भी डीएमके का नहीं है। ये गठबंधन एकता के सूत्र में बना है। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कटारे जी, जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसकी जो भावना सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकारिता, जिसकी वर्णन शिकागो की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हुआ था विवेकानंद जी द्वारा, उस भावना के अनुसार INDIA गठबंधन का गठन हुआ है। ये एक ऐसा मजबूत गठबंधन है। सनातन धर्म और सियासत सबने अपने लिहाज से जी वोट के लिए अगर हम कहें तो इस्तेमाल किया है। मैं दिनेश गुप्ता जी से मेरा सवाल है, दिनेश गुप्ता जी, एक तो ये कि सनातन का क्या MP इलेक्शन पर जो मुद्दा ये बना है, आप कोई इम्पैक्ट देखते हैं भविष्य में इलेक्शन में? दूसरा ये कि भाई क्षेत्रीय दलों की सियासत का अपना आधार होता है, और क्या ये जो इंडिया गठबंधन है बरकरार रख पाएगा? तमाम अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं। नहीं, देखिए, जो मतभेद हैं वो हमेशा होते हैं गठबंधन की राजनीति में। NDA में भी कई बार हम गठबंधन देखने को मिलते हैं। UPA की जब UPA था तब भी हमने मतभेद देखने को मिले थे। तो जो आप याद करिए कि ममता बनर्जी एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, आज नहीं है। तो क्षेत्रीय राजनीति होती है वो एक अलग तरह की होती है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से राजनीति करते हैं। जब इंडिया गठबंधन के भीतर आप देखिए सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी। आप देखने ना, जैसे आप साउथ का मामला है तो वहां पेरियार की रामायण चलती है। जैसे मध्य प्रदेश में ही आप पाएंगे जब धर्म का विषय आ जाता है तो कई जगह तो रावण की पूजा होती है।
तो हम क्या रावण की पूजा बंद कर देंगे? कहीं कोई परंपरा अनुसार कोई पूजन करता है तो वो पूजन होती है। इनका जो राजनीति में एक व्यापक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्या फ्लोटिंग जो वोटर होता है, जो तात्कालिक मुद्दों पर अपना वोट करता है, तो उसका मनमानस तो चेंज होता है। यदि उसने जो धर्म के आधार पर ही वोट देना है तो वो देता है। बिल्कुल, ये जरूर महत्वपूर्ण होगा कि कितना इम्पैक्ट इन तमाम मसलों के जरिए हो पाता है और क्या जो वाकई जो दूसरे मसले हैं जो आम जनता से जुड़े हैं वो फिर चर्चाओं में आएंगे। चर्चा को यहीं थामेंगे। दिनेश गुप्ता जी, प्रताप भानु शर्मा जी, घनश्याम प्रौनिया जी, धन्यवाद आपका। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है, भारी बारिश में बस डूब गई है। घटना के दौरान बस में 10 से 15 यात्री सवार थे। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां भारी बारिश में एक बस डूब गई और करीब 10 से 15 यात्री इस बस में सवार थे। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अच्छी बात यही कि जो सवार यात्री थे उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, भारी बारिश के बाद की ये स्थिति है। बस लगभग पूरी पानी में डूब गई। बमुश्किल जो बस में यात्री सवार थे उन्हें वहां से बाहर निकाला गया है। एक एक कर देखिए आप, छत के ऊपर जो इमरजेंसी विंडो है उसके माध्यम से यात्री निकले हैं। लगभग पूरी बस डूब गई थी, थोड़ा सा हिस्सा बस का नजर आ रहा था। इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, पानी यहां भरा हुआ था, कैसे ड्राइवर यहां पर एंटर कर गया, वजह क्या रही इस हादसे के पीछे? देखिए, एसडीआरएफ और सभी सुरक्षित हैं क्या? जी, एसडीआरएफ की तरफ से जो जानकारी सामने आई है कि एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि एक ट्रेवलर बस जो है MR10 के पास पानी में घुस गई है और उसके अंदर यात्री सवार है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। ड्राइवर की तरफ से जो जानकारी सामने आई है कि उसे लगा कि पानी जो है वो इतना ज्यादा वहां पे नहीं भरा हुआ है। उसे पानी का अंदाजा नहीं हुआ कि पानी कई फीट, करीब 7-8 फीट तक पानी रोड में भरा हुआ। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। उसने सोचा कि उस रूट से गाड़ी निकल जाएगी। जैसे ही गाड़ी आगे जाती है, बीच पानी में जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी स्टोरेज रहता है वहां पे जाके गाड़ी फंस जाती है और उसके बाद ड्राइवर सबसे पहले बाहर निकलता है और अंदर से जो खिड़कियां, उस खिड़कियां से लोग बाहर निकलने लग जाते हैं। तत्काल जो प्रशासन टीम है उन्हें भी सूचना मिलती है इस बात को। एसडीआरएफ की टीम मौके पहुंचती, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम पूरे समय अलर्ट मोड पर, अलग अलग उसकी टुकड़ियां जो हैं वो तैनात की गई हैं किसी भी इस प्रकार की जो आपातकाल स्थिति बनती है उससे निपटने के लिए। फिलहाल लेकिन ये अच्छी खबर रही। अच्छी बात यह है कि सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया, लेकिन ये भारी लापरवाही थी जिसमें 15 लोगों की जान आफत में पड़ गई थी। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही डिबेट में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।